नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर ऑफ चार्ज डेंसिटी रो। एक सॉलिड सिलेंडर लिया इस बार जिसकी चार्ज डेंसिटी रो जो कि कांस्टेंट है एट ए पॉइंट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन यूजिंग गॉस लॉ। तो एक सॉलिड सिलेंडर है इसके अंदर चार्ज डेंसिटी रो है। इस सॉलिड सिलेंडर की वजह से इसके आर डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है फ्रॉम द सेंट्रल लाइन यूजिंग गॉसेस लॉ। तो गॉस लॉ लगाने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस कैसा होगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होगा। पहले हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कैसी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी किसी भी पॉइंट इनसाइड विल बी आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल लाइन। किसी भी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंट्रल लाइन के बाहर जा रही होगी, इस सेंट्रल लाइन के आउटवर्ड परपेंडिकुलर होगी। और वो सारे पॉइंट जो कि आर डिस्टेंस पे हैं सेंट्रल लाइन पे वो एक ऐसे सर्कल पे लाई कर रहे होंगे। इन सारे पॉइंट्स पे बिकॉज ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा and it will be radially outward at every point. So at all points at r separation from the central line electric field will be same in magnitude. क्यों? क्योंकि जैसे ये पॉइंट वैसे सारे पॉइंट आइडेंटिकल हैं इस सेंट्रल लाइन के लिए। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी मैग्नीट्यूड में और ये रेडियली आउटवर्ड होगी। Thus हमारा Gaussian surface should be a cylinder of radius r and length l। तो किसी r रेडियस का सिलेंडर और लेंथ l, किसी आर्बिट्री लेंथ l का हम एक Gaussian surface बना लें something like this। इसका रेडियस r है और इसकी लेंथ l के बराबर है। इस Gaussian surface की खासियत क्या है कि इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंट्रल लाइन के परपेंडिकुलर है और मैग्नीट्यूड में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी क्योंकि जैसे ये पॉइंट है वैसे ये पॉइंट है। फर्दर किसी भी पॉइंट पे डीए इंटीग्रल विल आल्सो बी आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है। उसके अलावा ये जो प्लेन सरफेस हैं इनसे कोई भी फ्लक्स पास नहीं कर रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंट्रल लाइन के परपेंडिकुलर है और डीए वेक्टर इस लाइन के अलोंग होगा। देयरफॉर किसी भी पॉइंट पे डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। दस इस सरफेस से जो कि प्लेन है और इस प्लेन सर्कुलर रीजन से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, फ्लक्स सिर्फ सिलिंड्रिकल रीजन से पास करेगा। दस इस सिलिंड्रिकल सरफेस पे E डॉट डी का इंटीग्रल विल बिकम इक्वल टू ई डी ए क्योंकि E और D आपस में पैरेलल हैं ऑन द सिलिंड्रिकल रीजन और फ्लैट रीजन से तो कोई फ्लक्स पास कर ही नहीं रहा है। Thus applying Gauss law, E dot dA integral will become equal to E dA क्योंकि E और D आपस में पैरेलल हैं और E क्योंकि हर पॉइंट पे इस सिलिंड्रिकल रीजन पे आइडेंटिकल है, E इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ dA रहेगा। dA will be total सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट ओनली क्योंकि इनसे तो कोई फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा और सिलिंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया 2 पाई आर एल के बराबर होगा। दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जहां पे क्यू इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस और क्यू की वैल्यू विल बी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम। इस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल के बराबर होगा। यहाँ वैल्यू पुट करने पे वी विल हैव E इक्वल टू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन। जब Q की वैल्यू हम रखेंगे रो पाई आर स्क्वायर L तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करने पे पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, एक R कैंसिल हो जाएगा और L कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम इक्वल टू रो आर बाई 2 एप्सिलॉन।